इसका पार्ट 1 हमने बच्चे ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसकी वीडियो देखिए। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर, हमारे अराउंड जो मैटर होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ मैटर किन स्टेट्स में मिलता है। बच्चे देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उसमें से 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैन वी चेंज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू ईच अदर, मतलब क्या हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में या फिर सॉलिड से गैस में चेंज कर सकते हैं। तो यस, वी कैन चेंज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू ईच अदर। हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड समटाइम्स गैस से सॉलिड भी चेंज कर सकते हैं। बट ये चेंज कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में या फिर एटम्स के बारे में जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में होते हैं। तो देयर आर 2 ways in which मैटर कैन चेंज इन स्टेट। 2 तरीकों से जो मैटर है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो वो 2 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज करने से जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो जरा देखते हैं कैसे। इसमें फर्स्ट हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चे आप सबने देखा होगा जो हमारी आइस है, अगर मैंने बर्फ को बाहर निकाल दिया तो थोड़े टाइम बाद वो मेल्ट होने लग जाती है, वो पिघल कर क्या बनने लग जाती है, लिक्विड वाटर। जो आइस है, सॉलिड आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड वाटर में। और वो किस टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रही है? क्या आपने कभी थर्मोमीटर लगा के देखा है? अगर आप उसको थर्मोमीटर से चेक करोगे तो वो टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जरा मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। Melting point, the temperature at which the solid changes into liquid at 1 atmospheric pressure। अब बच्चे इस बात को ध्यान से समझिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड, जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है किसी भी चीज पे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो चेंज होता है लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ हमें याद रखना है किस प्रेशर पे कन्वर्ट होगा, वो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जरा बात समझिए कि अगर मैंने फ्रीजर से आइस निकाली, वो मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हुई वाटर में, बट उसको हीट कहां से मिली, कहां से वो हीट ले रही है? कुछ ना कुछ हीट तो ले रही होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो वो चेंज हो रहा होगा। अब देखो आइस जो होती है वो कूल होती है, धीरे धीरे वो क्या करती है, सराउंडिंग से या एटमॉस्फेयर से प्रेशर लेती, टेम्परेचर लेती है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड वाटर में। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। It is the amount of heat required to convert 1 kilogram of solid into liquid at 1 atmospheric pressure at its melting point। बच्चे this is very important। latent heat का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आती है latent heat of fusion। latent heat of fusion वो हीट है, वो एनर्जी है जो आइस या कोई भी सॉलिड लेगा किस में कन्वर्ट होने में, लिक्विड में कन्वर्ट होने में। और वो जो कन्वर्ट होगा लिक्विड पे, वो किस में कन्वर्ट होगा, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में। अच्छा, लेटेंट का मतलब, बच्चे लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब इसका मतलब हिडन क्यों होता है? तो जरा बात समझिए। अगर सपोज कीजिए आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, किसमें, वाटर में, आप उसमें थर्मोमीटर लगा रहे हैं, तो आप देखोगे आपकी जो पूरी आइस, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होती, वो हीट तो ले रही है बट उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यस, जो आपने ऑलरेडी आइस, सपोज कीजिए मेरा एक बीकर है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइस क्यूब ले रखे हैं, ठीक है, साथ में मैंने एक थर्मोमीटर लगाया। अब आप इस थर्मोमीटर को देखोगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। जब इसमें फुल आइस है तब से लेकर जब ये पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यस, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, लेकिन वो एनवायरमेंट से। यहाँ पर हमने देखा कि जब फुल आइस थी तब से लेकर
जब फुल आइस मेल्ट हो चुकी है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, उसका टेम्परेचर सेम रहता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? व्हाई टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, कि हम उसको हीट तो दे रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी आ रही है, बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसी का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चे लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हिडन फॉर्म में रहती है। रीजन, आपने देखा था कि जब सॉलिड स्टेट में एटम्स थे या सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स थे, वो क्या थे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, वो दोनों, वो जो पार्टिकल्स थे वो पास पास थे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी। तो जब मैंने उनको हीट प्रोवाइड की, वो हीट किस लिए यूज हो रही है? वो हीट यूज हो रही है उसकी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट वो सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में। तो यही है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें मेरा जो सॉलिड है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। किस प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और किस टेम्परेचर पे, एट मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड्स का या डिफरेंट सॉलिड्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैं बात करूं आइस की या फिर वाटर की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो आइस है मेरी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद बचा आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग का प्रोसेस था, मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, ऐसे ही बॉइलिंग का प्रोसेस है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। तो बिल्कुल सेम है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, वो टेम्परेचर जिस पे जो हमारा लिक्विड है किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैस स्टेट में, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन आगे आपको बताऊंगी। एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, शायद आपने सुना भी होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही डिफरेंस होता है कि जो बॉइलिंग है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ठीक है, इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चे वेपराइजेशन का मतलब होता है व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, हमारा 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड या फिर 1 लीटर ऑफ लिक्विड को हम गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, जितनी हीट हमें चाहिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट है यहाँ पे, तो इट मीन्स ये भी हिडन फॉर्म में होगी। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है, जब पूरा लिक्विड, जब तक पूरा वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक पूरा लिक्विड हमारा गैसीय स्टेट में नहीं चला जाता, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो ऐसा ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, मतलब जो वाटर है, जब तक हमारा पूरा वाटर वेपर स्टेट में नहीं चला जाता, तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारा मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चे इन सब की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे हम सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में। बट क्या हम सीधा सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट भी आ सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट? तो यस, we can directly come from solid state to gaseous state। तो जरा सुनते हैं कैसे। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, the phenomena of conversion of a solid into a gas without changing into intermediate liquid state। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है बच्चे जिसमें हम सीधा सॉलिड स्टेट से किसमें आते हैं, गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो सब्लिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीधा सॉलिड स्टेट से किसमें आ रहे हैं, गैसियस स्टेट में। लेकिन जो सारे सब्सटेंसेस हैं, सारे जो मैटर है, वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में नहीं आते। कुछ खास मैटर ही है, कुछ खास सब्सटेंसेस ही हैं जो सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आएंगे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब जरा समझते हैं कौन से हैं वो। जैसे कि ड्राई आइस। बच्चे ड्राई आइस जो होती है वो होती है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो होती है। उसके अलावा होती है आयोडीन। आयोडीन से डायरेक्टली हम जो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ सकते हैं। उसके अलावा एक है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, NH4Cl। ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ सकता है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें हम सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में सब्लिमेशन करते हैं किस कंपाउंड की, अमोनियम क्लोराइड की। उसके बाद नैप्थलीन बॉल्स, आपने वॉशरूम्स में देखे होंगे जनरली नैप्थलीन की
बॉल्स होती हैं, देखोगे व्हाइट कलर की ऐसी सी बॉल्स होती हैं जो वॉश बेसिन वगैरह में रखी होती है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो इवेपोरेट हो जाती है, मतलब एकदम से गायब हो गई। तो असलियत में उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन, कि वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, गैसियस स्टेट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको आनी चाहिए सब्लिमेशन की। इसके बाद बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में से जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं कि सपोज कीजिए आपको याद होगा हमने सॉलिड बनाया था, सॉलिड में डिफरेंट पार्टिकल्स थे जो बहुत पास थे, ठीक है। ऐसे ही हमने लिक्विड बनाया था जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से दूर थे, सॉलिड से कम पास थे, मतलब थोड़े से दूर थे। उसके बाद गैसियस स्टेट था जिसमें जो पार्टिकल्स थे वो काफी दूर दूर थे, उसमें मूवमेंट भी ज्यादा था, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा थी। तो डिफ्यूजन वही मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सपोज कीजिए कि अगर दो गैस के बीकर्स हैं, अब देखो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कम कर देती हूँ, ठीक है, गैस में पार्टिकल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस है वो ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दूं, मैं एक पाइप से इन दोनों को जोड़ दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा है। तो जहां पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा है वो मूव करेंगे यहाँ से वहां, कहाँ मूव करेंगे, जहां पे गैस के पार्टिकल्स कम है। तो हाई कंसंट्रेशन मींस जहां पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा है वहां से वो कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन में, मतलब जहां पे गैस के पार्टिकल्स कम है। तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, यहां से पार्टिकल्स कहाँ मूव करने लग जाएंगे, इधर तरफ। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती, मतलब यहाँ पे भी सेम पार्टिकल्स और वहां पे भी। तो डिफ्यूजन वही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब इसकी एग्जांपल है स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, आप यहाँ पे स्प्रे करते हो वहां दूर तक स्मेल आती है, फिर अगरबत्ती की स्मेल आप यहाँ पे करते हो वहां तक आती है। रीजन जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है पार्टिकल्स का, वहां से दूसरी तरफ जहां कंसंट्रेशन कम है पार्टिकल्स क्या है, मूव करते हैं। उसके बाद कलर ऑफ इंक इन वाटर। अगर मैं इंक की एक ड्रॉप भी डालूं पानी में तो पूरा पानी जो है वो कलर्ड हो जाता है। रीजन जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाते हैं सारे पानी में, ठीक है। अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है, डिफ्यूजन बच्चे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में ही होती है, बट डिफ्यूजन सबसे ज्यादा विजिबल कहाँ पे है, गैसेस में। रीजन जो गैसेस हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वहां पे मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर मैं दो सॉलिड के सब्सटेंसेस को भी साथ रखूंगी ना तब भी उनमें डिफ्यूजन होगा, बट सिंस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के एटम्स हैं वो बहुत पास जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा बहुत स्लो होगा, इतना विजिबल नहीं होगा। लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है और लिक्विड के डिफ्यूजन को तो एक खास नाम दिया गया, दैट इज ऑस्मोसिस। लिक्विड के डिफ्यूजन को तो हमने एक खास नाम दिया, दैट इज ऑस्मोसिस। बच्चे ऑस्मोसिस मींस movement of particles of liquid from a region of high concentration to a region of low concentration। तो डिफ्यूजन जनरल टर्म है जो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए तीनों के लिए यूज होती है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ हम वाटर या फिर किसी भी लिक्विड के लिए यूज करते हैं, हम किसी सॉलिड या गैस के लिए ऑस्मोसिस टर्म नहीं यूज करेंगे। तो चलिए उसके बाद एक और टर्म आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या है बच्चे, उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, मास को डिवाइड करना होता है हमें वॉल्यूम से। सपोज किसी भी सब्सटेंस का मास है 1 किलोग्राम और अगर उसकी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी हो जाएगी। इसको हम सीजीएस यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर किसी सब्सटेंस का मास है 1 ग्राम और अगर उसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी वजह से जो 1 लीटर ऑफ लिक्विड होता है दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने पढ़ी। चैप्टर में हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब समझते हैं, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे इवेपोरेशन क्या
है, कन्वर्जन हो रही है इसमें लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, बट एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है, इवेपोरेशन भी लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन है, बट जो टेम्परेचर है वो क्या है, एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा समझ लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया। अब जरा बात समझिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि मेरा एक हैंकी है, अगर मुझे इसको सुखाना है बाहर, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे करके सुखाऊंगी, इसको ऐसे डाल दूंगी, क्या मैं इसको फोल्ड करके डाल सकती हूँ? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो इसका सरफेस एरिया हो गया कम, सरफेस एरिया कम होने से इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो। तो इट मींस जो एक्सपोज सरफेस एरिया की कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। यही रीजन है जब हम कपड़े सुखाते हैं उसको कैसे डालते हैं, उसको फैलाकर डालते हैं, सो दैट इवेपोरेशन क्या हो, फास्टर। उसके बाद होता है टेम्परेचर। अब आपको पता है जो गर्मियों में कपड़े बहुत इजीली सूख जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है या 2 आवर्स लगते हैं, आप डायरेक्ट हीट में डाल दो, सनलाइट पड़ रही होती है उन पे सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में वही क्लोथ्स 2 to 3 डेज भी लग जाते हैं। क्यों? रीजन, क्योंकि उस टाइम सन टेम्परेचर कम है, सनलाइट नहीं होती, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उस पर इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स जितने हमारे एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं। बच्चे अगर जो एटमोस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे तो और इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जो हमारी एयर है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही कैरी कर सकती है। अगर बारिश का मौसम है या फिर जो हमारी एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं और वो नहीं इतनी इजीली बन पाएंगे। तो रीजन ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब वाटर वेपर्स कम है तो हमारी इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ आता है विंड स्पीड। अगर मैंने ये सुखाना है और अगर हवा चल रही है या फिर मैं इसे फैन के नीचे रख दूंगी तो ये इजीली सूख जाएगा। रीजन, जो विंड स्पीड है या फिर विंड है उससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। उसके बाद आता है मेरा फिफ्थ, नेचर ऑफ लिक्विड। अब आपको पता है डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर पानी की बात करें, वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यही अगर मैं अल्कोहल या स्पिरिट की बात करूं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। यही रीजन है, अगर आप देखेंगे अपने हाथ पे एसीटोन डाल के या फिर नेल रिमूवर वो डाल के तो आप देखोगे एकदम से आपको ठंडा ठंडा फील होता है। रीजन, वो जल्दी से इवेपोरेट हो गया जिस वजह से आपको कूलिंग फील हुई। इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कि जब भी इवेपोरेशन होगा क्या होगी, कूलिंग। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है कि जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं तो हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी चाहिए होती है टू चेंज स्टेट। हम यही पढ़ रहे थे ना, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स बाय टेम्परेचर, मतलब अगर हमने लिक्विड स्टेट को एनर्जी दी तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी वजह से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डिक्रीज टेम्परेचर। कि अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड जो इवेपोरेट हो रहा है वो क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, जिस वजह से इवेपोरेशन क्या कॉज करेगी, कूलिंग। उसके बाद लास्ट बात आती है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसका मतलब क्या है बच्चे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। देखिए सपोज कीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी या फिर वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है इवेपोरेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा हाउ कैन वी चेंज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम कैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के नाम पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक स्मॉल पोर्शन बचता है इस चैप्टर का, साथ ही साथ इसके बाद हम इसकी इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन भी दबा दीजिए, सो दैट जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।
तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।